हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे इस चैनल में हम क्लास 8 साइंस की सारे चैप्टर्स कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं विथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो अपने स्टडी में प्रोग्रेस लाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के मॉड्यूल में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस के जो चैप्टर 1 है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर हम खाना क्यों खाते हैं, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, आखिर खाने की ज़रूरत ही क्या है, तो जवाब में आप ये बोल सकते हैं कि मैम, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें वीकनेस फील होगी और हमें भूख लगती है तभी हम खाना खाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है। हमें भूख लगती है तभी हम खाना खाते हैं। जब हम छोटे थे ना, हमें क्या कहा जाता था कि अगर तुम्हें बड़ा होना है तो तुम्हें दूध पीना होगा। आखिर क्यों हमें ऐसा कहा जाता था? क्योंकि दूध में काफ़ी न्यूट्रिशन होती है जो हमारी ग्रोथ एंड सस्टेनेंस के लिए काफ़ी हेल्प करती है। जब एक छोटा सा बीज होता है ना, उससे अंकुरित होकर पौधा बनने के लिए भी फूड और न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो all organisms require food for energy, for growth and sustenance। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी फंक्शंस चल रहे हैं। उन फंक्शंस के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। फूड ही है वो जो हमें सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं वो स्मूथली फंक्शन करे। वो प्रोसेसेस जैसे कि आपकी डाइजेशन हो गई, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके लिए जो एनर्जी ज़रूरत होती है वो हमें फूड प्रोवाइड करती है। आप सभी को तो पता होगा, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। पर जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, क्या हम अपना खाना खुद बना सकते हैं? नहीं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अपने खाने के लिए हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। तो अब क्या समझ में आया कि हमारे खाने की तो मेजर सोर्सेस हैं। वो दो मेजर सोर्सेस क्या है? एक है एनिमल बेस्ड और दूसरा है प्लांट बेस्ड। तो एनिमल बेस्ड के एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं मीट, एग, मिल्क, ये सब एनिमल बेस्ड फूड हैं। प्लांट बेस्ड में हम क्या ले सकते हैं एग्जांपल में? फ्रूट, वेजिटेबल्स, तो हमारे फूड की दो मेजर सोर्सेस हैं, एक है एनिमल बेस्ड, दूसरा है प्लांट बेस्ड। एनिमल बेस्ड के एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं मीट, एग, मिल्क, हम ये सब तो कंज्यूम करते हैं ना खाने की तौर से। प्लांट बेस्ड पे हम कंसिडर कर सकते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। हमारी इंडिया एक वास्ट कंट्री है और हमारी पॉपुलेशन भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब ये पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो क्या डिमांड करेगा? ज़्यादा फूड। जितना ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा खाना। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तो हमें क्या करना होगा? पहले हमें रेगुलर प्रोडक्शन करनी होगी और रेगुलर प्रोडक्शन के बाद हमें क्या करना होगा? प्रॉपर मैनेजमेंट। अगर हम ठीक से उसे मैनेज करके नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो सकता है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ताकि सबके पास टाइम पर खाना पहुंच सके। तो ये जो डिमांडिंग पॉपुलेशन की जो फूड की रिक्वायरमेंट है
उसे फुलफिल करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, रेगुलर प्रोडक्शन, उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट, उसके बाद फूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 चीज़ों को हमें अपनाना होगा फूड डिमांड को फुलफिल करने के लिए। अब आगे चलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की तरफ। अच्छा, ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टर्म है, ये एग्रीकल्चर शुरू हुआ कब से, इसका भी कोई हिस्ट्री है कि नहीं? ये 20 साल पहले शुरू हुआ, या फिर ये ट्रेंड 30 साल पहले, या फिर 50 साल पहले शुरू हुआ? ये जानने के लिए हम एक स्टोरी समझते हैं। तो वो स्टोरी किसके बारे में? नोमैडिक पीपल, द अर्ली मैन। 10,000 BC के एरा में नोमैडिक पीपल रहते थे। वो कोई और नहीं, वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं। उन्हें नोमैडिक पीपल कहा जाता था और उसके साथ साथ उन्हें विमुक्त जनजाति यानी कि फ्री ट्राइब भी कहा जाता था। आखिर उन्हें नोमैडिक पीपल क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो किसी एक जगह पे स्थायी बसवास नहीं करते थे, वो लोग घूमते रहते थे। और नोमैडिक का हिंदी अर्थ में हम समझ सकते हैं घूमंतु। वो घूमते रहते थे, इसलिए उन्हें नोमैडिक पीपल कहा जाता था। आखिर वो क्यों घूमते रहते थे? फूड और शेल्टर की तलाश में घूमते रहते थे। आज हमारे पास एक फिक्स्ड शेल्टर है, हमारा घर है जहाँ हम रह रहे हैं, पर नोमैडिक पीपल के पास ऐसा कोई घर नहीं था, फिक्स्ड शेल्टर नहीं था। इसलिए फूड और शेल्टर की तलाश में वो इधर उधर घूमते रहते थे। वो क्या खाते थे? जिस एरिया में वो जाकर रहते थे, 20-30 लोगों का ग्रुप बना के रहते थे। उस एरिया में जितने भी एनिमल्स होते थे ना, उन्हें वो हंटिंग करके खा जाते थे। और जो भी वेजिटेबल्स या फिर प्लांट्स, फ्रूट्स जो भी उस एरिया में अवेलेबल होता था, उसे खाते थे। और जब उन्हें लगता था कि उस एरिया में खाने की कमी आने लगी, यानी कि एनिमल्स की गिनती ख़त्म होने को है, या फिर वो प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी ख़त्म होने को है, तब वो क्या करते थे? वो जगह छोड़ के किसी और जगह पे जाके रहते थे। अगर उन्हें किसी जगह की मौसम भी अच्छा नहीं लगता था ना, तो भी वो शिफ्ट हो जाते थे। ऐसे ही बस यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। घूमते घूमते वो लोग भी सोचने लगे कि आखिर हम कब तक घूमते रहेंगे, कभी ना कभी तो हमें किसी एक जगह पे सेटल होना है ना। ये काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस हो रहा है इधर उधर घूमना। तो वो सोचे कि अगर हमारी खाने की डिपेंडेंसी को हम एनिमल्स के ऊपर से हटा के प्लांट्स ऊपर ज़्यादा देंगे, तो शायद अगर हम एक जगह पे फिक्स रह सकें तो हम खाना खुद कल्टीवेट कर सकते हैं। तभी धीरे धीरे सोच के साथ स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर। और ये एग्रीकल्चर आज का नहीं, काफ़ी पुराना है, सदियों पुराना है। 10,000 BC के एरा में भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो चुकी थी। इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं? एक बहुत बड़ी एरिया है। इस बड़ी सी एरिया में किसी एक टाइप के प्लांट ही तो कल्टीवेट किया जा रहा है ना। इस सारे प्लांट्स हमें सेम दिख रहे हैं। तो इतनी बड़ी एरिया में अगर सेम टाइप के प्लांट को हम कल्टीवेट करते हैं, तो इस प्लांट को क्या कहा जाता है? क्रॉप। क्रॉप यानी कि फसल कहा जाता है। तो आखिर क्रॉप या फसल किसे कहा जाता है? When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो क्रॉप यानी फसल उसे कहा जाता है जो एक बड़े से एरिया में कल्टीवेट किया जाता हो और एक ही टाइप की सेम काइंड के प्लांट उगाया जाता हो, उसे कहते हैं हम क्रॉप यानी फसल। तो ये क्रॉप ऑफ व्हीट है, यानी ये गेहूं का फसल है। तो इसे गेहूं का फसल क्यों कहा जाता है? ये पूरी फील्ड में ना गेहूं के क्रॉप को कल्टीवेट किया जा रहा है, उगाया जा रहा है, इसलिए इसे हम गेहूं के फसल कहते हैं। अब फसल के यानी कि क्रॉप्स के कुछ डिफरेंट टाइप्स जानते हैं। पहले आता है आपका सीरियल फूड्स। तो सीरियल फूड्स में क्या क्या आता है, उसके एग्जांपल्स देखते हैं। राइस, ज्वार, मेज, व्हीट, बाजरा, रागी, ये सब आपकी सीरियल फूड्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। फिर देखते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स तो आपको पता ही होगा,
जैसे कि आपका क्लस्टर बीन्स, टमाटो, अरबी, बिटर गोर्ड यानी करेले, ब्रिंजल, चकबत, परवल, मेथी, ये सारे आपकी वेजिटेबल्स के अंदर इंक्लूडेड हैं और भी बहुत सारे हैं जो आप जानते ही हैं। अब देखते हैं फ्रूट्स। ये तो आपको पता है, पोमेग्रेनेट, ग्वावा, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, जैकफ्रूट, ये सारे आपके फ्रूट्स के वैरायटीज आ गए। अब देखते हैं फ्लावर्स। क्राइसेंथेमम्स, ट्यूबरोजेस, रोजेस, मारीगोल्ड और भी बहुत सारे फ्लावर्स के काइंड हैं। अब देखते हैं मेडिसिनल प्लांट। सरपेंटिना, गुलभेल, एस्परागस, ये सारे आपकी मेडिसिनल प्लांट्स हैं। अब फाइबर्स देखते हैं। फाइबर्स में क्या क्या इंक्लूड है। पहले आपका जूट यार्न आ गया, हेम्प यार्न आ गया, कॉटन यार्न, ये सब फाइबर क्रॉप्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। अब देखते हैं फ्यूल्स को। फ्यूल्स में क्या क्या है। रानभिंडी, पेरोट्री, जट्रोफा, ये सब आपकी फ्यूल्स क्रॉप में जाते हैं। हमारे इंडिया में हम बेसिकली 3 सीजन को ज़्यादा फील करते हैं। क्या क्या सीजन। पहला समर सीजन, फिर रेनी सीजन, फिर विंटर सीजन। इसी 3 सीजन को ही हम ज़्यादा फील करते हैं। आपको तो पता ही होगा, ये जो मैंगो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समर में मिलती है। कभी आपने देखा है विंटर सीजन में मैंगो उगते हुए। हाँ, जो भी मैंगो मिलते हैं वो शायद कोल्ड स्टोर में स्टोर्ड हुए होंगे या फिर इम्पोर्टेड हुए होंगे, पर फ्रेश नहीं होंगे, क्योंकि मैंगो तो सिर्फ समर सीजन में ही उगता है। तो वैरायटी की सीजन के साथ साथ ना वैरायटी क्रॉप्स उगते हैं। तो कुछ क्लासिफाइड सीजन के साथ क्लासिफाइड क्रॉप्स भी कल्टीवेट किया जाता है। जैसे कि विंटर सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कल्टीवेट किया जाता है। ग्रीन बीज। समर सीजन में आपकी लाल मिर्च ज़्यादा कल्टीवेशन होती है। तो फिर रेनी सीजन में कॉटन की ज़्यादा कल्टीवेशन होती है। हमारी इंडिया एक भास्ट कंट्री है, तो ये इसी भास्ट कंट्री के साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये वेरी करता है रीजन टू अनदर रीजन। देखिए यहाँ, जब जम्मू एंड कश्मीर और शिमला में ज़्यादा ठंड होती है, वहीं राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा समर सीजन फील होती है। और वहीं महाराष्ट्र, गोवा, केरला, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, इस एरिया में बरसात के मौसम यानी कि रेनी सीजन को ज़्यादा फील करते हैं। इसी के साथ साथ वैरायटी प्लेसेस में वैरायटी कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ साथ डिफरेंट कल्टीवेशन भी होती है। जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में अगर टीलिप्स की ज़्यादा कल्टीवेशन होती है, वहीं महाराष्ट्र में मैंगो ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। गुजरात, राजस्थान में पोमेग्रेनेट ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। ओडिशा और वेस्ट बंगाल में मूंगफली ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। So accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite the diversity, 2 broad cropping patterns can be identified. 2 broad cropping patterns को हम ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं। वो क्या है? पहला है आपका खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स। अब पढ़ते हैं हम खरीफ क्रॉप्स के बारे में। खरीफ क्रॉप्स किस सीजन में कल्टीवेट किया जाता है? रेनी सीजन में। और उसका एक पीरियड है, टाइम पीरियड है। कब से कब तक? जून से लेके सितंबर तक। द क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। उसे कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पेडी यानी राइस। पेडी और राइस में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब राइस की जो ऊपर की कवरिंग है ना, उससे जब हटा देते हैं, जब वो रहता है उसे पेडी कहते हैं। जब पेडी के ऊपर की कवरिंग हटा देते हैं उसे हम राइस कहते हैं।
मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब आपके खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। क्या क्या? पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब आपके खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। तो खरीफ क्रॉप्स कब कल्टीवेट किया जाता है? रेनी सीजन में। किस टाइम पीरियड पे? फ्रॉम जून टू सितंबर। अब पढ़ते हैं रबी क्रॉप्स के बारे में। रबी क्रॉप्स की भी एक टाइम पीरियड है, एक सीजन है। कौन से सीजन है? विंटर सीजन है। विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है और उसकी टाइम पीरियड शुरू होती है अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो जिस क्रॉप्स को हम विंटर सीजन में ज़्यादा कल्टीवेट करते हैं उसे कहते हैं रबी क्रॉप्स। तो अब रबी क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। व्हीट, गेहूँ, ग्राम, चने, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये सब आपकी रबी क्रॉप्स की एग्जाम्पल्स हो गए। खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बाद भी ना अदर पल्सेस एंड वेजिटेबल्स हैं जिसे समर सीजन में वेरियस प्लेसेस में कल्टीवेट किया जाता है। ये सारे आपकी दाल आ गए, मसूर, उड़द के दाल, ये सारे पल्सेस हैं जो समर सीजन में वैरायटी ऑफ प्लेसेस में कल्टीवेट किया जाता है। और भी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम समर सीजन में वैरायटी ऑफ प्लेसेस में कल्टीवेट करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।